आइए देवरानी जी, आज से ये घर आपका भी हुआ। अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस घर को संभालेंगी। जी भाभी। ठीक है बड़ी बहू, अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो बहू को अंदर भी ले जाओ। जी माँ जी। चलिए देवरानी जी, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। इसके बाद बबीता अपनी देवरानी को घर के अंदर ले जाती है और सोनम को उसका कमरा दिखा देती है। देवरानी जी, आज से यही आपका कमरा है। जी भाभी, कमरा तो काफी अच्छा है। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? जरा एक कप चाय तो बना ला। शादी की वजह से बहुत थकावट हो गई है और सर में दर्द भी हो रहा है, तो एक कप जल्दी से चाय बना ला। जी जी माँ जी, अभी लाई। बस आप 5 मिनट रुकिए। चलो सोनम, अब तुम आराम करो, मैं माँ जी के लिए चाय बनाने रसोई में जा रही हूँ। अरे भाभी, मैं भी चलती हूँ ना रसोई में। मैंने अपना कमरा तो देख ही लिया, अब किचन भी देख लूं। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो। इसके बाद सोनम और बबीता किचन में चली जाती हैं और वहां जाकर बबीता चाय बनाने लगती है। भाभी, अगर आप कहे तो मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं नहीं देवरानी जी, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी कल पहली रसोई है और शायद अभी आप माँ जी का स्वभाव नहीं जानती हैं। माँ जी खाने पीने के हर चीजों में नुक्स निकालती हैं, और अभी से तुम कुछ देने गई तो वो तुम्हें ही ना सुना दे, तो तुम अभी रहने ही दो। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। इसके बाद बबीता चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। ऐसे ही पूरा दिन कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। अब रात हो जाती है और आज सोनम और विशाल की सुहाग रात होती है। सोनम, आखिरकार हमारी लव मैरिज हो ही गई ना। हम दोनों इस पल का पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। हाँ विशाल जी, मैं भी शादी करने के लिए बहुत ही बेकरार थी। भगवान ने जैसे तैसे करके हमें आखिरकार मिला ही दिया। ओह, अब इस पंखे को क्या हुआ यार? ये बंद क्यों पड़ गया? अरे विशाल जी, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे में तो रात भर मच्छर हमारा खून चूस जाएंगे। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लग रहा है कि आज की रात मतलब हमें ऐसे गुजारना पड़ेगा। नहीं विशाल जी, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे कमरे का पंखा खराब हुआ है, किचन का तो नहीं। क्यों ना हम आज की रात अपनी रसोई में ही बिताएं? वैसे भी घर वाले सभी सो गए हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। रसोई में देखो ना, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम आज की रात रसोई में बिता लेंगे। जी, मैं तो कंफर्टेबल ही हूँ। जिसके बाद विशाल और सोनम आज ही रात बिताने के लिए रसोई में चले जाते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। यहाँ थोड़ा ठंडक भी है, नहीं तो वहाँ तो हमारा दम ही घुट जाता, और ऊपर से मच्छर हमारे शरीर का सारा खून पी ही जाते। हाँ, ये तो अब छोड़ो भी नहीं सब बातें। मतलब आज हमारी सुहाग रात है और अब थोड़ी प्यार भरी बातें हो जाए। जी क्यों नहीं। इसके बाद सोनम और विशाल रसोई में पूरी रात प्यार भरी बातें करते हैं और अपनी सुहाग रात मनाते हैं। ऐसे ही उनकी रात गुजर जाती है और सुबह होने से पहले दोनों ही वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सोनम नहा धोकर हॉल में आती है, जहां उसकी सास सुलोचना उसे किचन में जाने के लिए बोलती है। किचन में सोनम की जेठानी पहले से ही खाना बना रही थी। क्या हुआ, आते ही माँ जी ने रसोई में भेज दिया ना? हाँ दीदी, चाय बनाने के लिए कहा है माँ जी ने। चाय तुम बना लेती हो ना? हाँ हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आज ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि माँ जी फिदा हो जाएंगी मुझ पर। ये सुनकर बबीता जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि माँ जी को खाना खिलाना, इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। माँ जी कुछ न कुछ कमी निकाल ही देंगी। सोनम ने मन में सोचा कि उसकी जेठानी उसके सास के खिलाफ उसे भड़का रही है। खुद शायद अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसलिए शायद जेठानी जी मुझे भड़का रही हैं। रुक जाओ भाभी, चाय बना कर दिखाती हूँ। सोनम ने अदरक और इलायची के साथ चाय बनाई और पहले बबीता को दी। एक सिप पीकर देखिए भाभी, कैसी बनी है चाय। बबीता ने एक सिप पीकर कहा, आहा, मजा ही आ गया। बहुत ही अच्छी बनी है। मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती। तो फिर आप क्या बोलती हैं, माँ जी को ये पसंद आएगी ना? देवरानी जी, आप लेकर तो जाइए, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। ये सुनकर सोनम बड़े गर्व के साथ अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाई है। दो बहू, लेकिन चाय जैसे खुशबू क्यों नहीं आ रही है? माँ जी, चाय की खुशबू आ तो रही है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है।
खैर छोड़ो, पीकर देखती हूँ। अरे इसमें तो दूध ज्यादा हो गया और पत्ती भी कम है, साथ ही अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा है। आजकल की ये लड़कियां तो ठीक से चाय भी बनाना नहीं जानती। ये सब सुनकर सोनम थोड़ी मायूस सी हो गई और वो अपना मुंह फुलाकर रसोई में लौट आई। इसके बाद बबीता ने कहा, क्या हुआ देवरानी जी? कहा था ना मैंने, बिल्कुल सही कहा था भाभी आपने। इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी ने पीने से पहले ही कमी निकाल दी। 5 सालों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। बहन, तुम मेरी देवरानी हो, लेकिन तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। पूरे 5 सालों में माँ जी ने मेरी एक बार भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। ये तो गलत है ना दीदी? अभी गलत का तुमने देखा ही क्या है? ये तो बस अभी शुरुआत है। तब सुलोचना ने चिल्लाकर कहा, छोटी बहू, चाय तो बनी नहीं तुमसे, आज का दोपहर का खाना तुम बनाओगी। ठीक है माँ जी। इसके बाद सोनम ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। उसके बाद वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई। बबीता भी उसमें उसकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद उसकी सास सुलोचना किचन में आती है और अपनी छोटी बहू से कहती है, अभी तक तुम सब्जी तक नहीं काट पाई, दोनों ही निकम्मी हो एकदम। लेकिन माँ जी, अभी सिर्फ 15 मिनट ही तो हुए हैं। हाँ तो 10 से 15 मिनट में 10 तरीके की सब्जियां मैं बना देती हूँ। आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। ये कहकर सुलोचना चली जाती है। देखा, अभी तुम देखते जाओ, माँ जी ऐसे कम से कम 10 बार आएंगी और 10 बार ताना मार कर जाएंगी। सुलोचना हर 10 मिनट बाद किचन में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे मायके रख कर आना चाहिए, मुझे ऐसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हो गया तब सुलोचना ने कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? इतनी देर में बस 5 से 7 पकवान ही बन पाए हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे उठा लो। खैर, खाना दो। खाना खाते ही सुलोचना चिल्लाने लगी, ये भी कोई सब्जी है? स्वाद ही नहीं है कुछ, ना नमक का स्वाद है, ना अदरक का, ना ही जीरे का, ऊपर से मिर्च भी ज्यादा है। बिल्कुल बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले दिन ये सब सुनकर सोनम अंदर से टूट गई थी। इसके बाद बबीता ने उसे समझाया, सोनम, ऐसे दुखी मत हो, मैं 5 सालों से ऐसे ही सह रही हूँ, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन भाभी, माँ जी ऐसे करती क्यों है? हमें परेशान करके उन्हें मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है। पर ये तो गलत है ना दीदी? गलत तो बहुत कुछ है बहन, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस तुम जैसा कह रही हो वैसा हो जाए। चलो अब तुम खाना खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। इतना कुछ सुनने के बाद सोनम के गले से खाना नहीं उतर रहा था। उसने किसी भी तरह से खाना खाया और हर रोज यही सिलसिला चलने लगा। सुबह से लेकर रात तक दोनों देवरानी जेठानी का वक्त ऐसे ही रसोई में बीत जाता था, लेकिन फिर भी उसकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ऐसे ही सोनम डर डर कर जीने लगती है और हर रोज भगवान को बुलाने लगती है। और शायद भगवान ने सोनम की सुन भी ली थी, क्योंकि विदेश से सुलोचना की ननद हेमा आ जाती है, यानी बबीता और सोनम की बुआ सास। आइए दीदी, बड़े सालों बाद आई है। हाँ भाभी, वो तो है। अब ये सब छोड़िए, बताइए मेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? वो तो ननंद जी रसोई में है, जाइए, रसोई में ही वो दोनों आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हेमा रसोई में जाती है, जहाँ सुलोचना की दोनों बहुएं उनसे गले मिलती हैं, साथ ही उन दोनों के हाल चाल पूछती है। और वहाँ पर सुलोचना के बारे में हेमा के सामने सारा राज खुल जाता है। अच्छा, तो ये बात है, भाभी तुम दोनों के साथ ऐसा कर रही है। लेकिन अब तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। इसके बाद हेमा अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी, मुझे आपकी बहू के हाथों का कुछ नहीं खाना, मुझे तो अपनी भाभी के हाथों का खाना खाना है। क्या आप अपनी ननंद के लिए खाना नहीं बना सकती? क्यों नहीं ननंद जी? अब ये क्या आफत आ गई है। मैं तो ननंद जी का स्वभाव जानती हूँ, वो वैसे भी बहुत चिड़चिड़ी है और आज तक उन्होंने मेरे खाने की कभी तारीफ तक नहीं की। सुलोचना ये मन में सोचते हुए किचन में जाती है और अपने ननद के लिए खाना बनाती है। कुछ समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, जहाँ सुलोचना की ननद खाना खाती है और कहती है, छी छी भाभी, ये भी कोई खाना है? इतना बकवास, ना कोई स्वाद है, ना ही नमक, ना ही मिर्ची। आप खाना बनाना भूल गई हैं क्या? वो ननंद जी। हेमा के इस तरह कहने पर सुलोचना को अपने द्वारा किए गए बहुओं पर रवैया याद आ जाता है।
क्यों भाभी, कुछ याद आया? आप भी ऐसा ही करती है ना अपनी बहुओं के साथ। अब आपको भी पता लग गया होगा कि उन्हें कैसा लगता होगा। जब कोई इंसान आपके लिए जी जान से मेहनत करके आपके लिए कुछ बनाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि बुराई। हेमा द्वारा ये बात सुनकर सुलोचना को काफी बुरा लगता है और वो अपनी ननद और बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने हर चीज में बस तुम्हारी कमियां ही निकाली है, जबकि तुम काबिले तारीफ थी। नहीं नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, सोनम बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह से दोनों बहुएं अपनी सास को माफ कर देती हैं और उनकी बुआ सास के द्वारा सुलोचना को एक सबक मिल जाता है और वो अब कभी भी अपनी बहुओं के खाने में कमियां नहीं निकालती। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।